हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आया है, डायरेक्टली पेपर 2 के टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और गाइस, मेंस आंसर राइटिंग का एक कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इस कोर्स की जानकारी वैसे तो पूरी स्क्रीन पर दी हुई है, बट मैं लास्ट में आपको पूरे कोर्सेज की जानकारी दूंगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को कोर्सेज के बारे में पता करना है कि सिविल सर्विसेज के कौन से कोर्सेज हम लोग कवर कराते हैं, तो लास्ट पर जो है वो आप लेक्चर को फिनिश करने के बाद एंड पर जो है वो देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखो, सबसे पहला जो पेपर 2 का आर्टिकल हमारे सामने है, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लेकर ये आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि नरेगा स्कीम जो है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस स्कीम के तहत गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो अभी ये बताया जा रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये जो स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो स्कीम हमें देखने को मिलती है, तो इसमें जो वेतन भुगतान जो किया जाता है, जो वेजेस पेमेंट होता है, जो मजदूरी दी जाती है वर्कर्स को, तो कहा जा रहा है कि उस वेतन भुगतान को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य जातियों के लिए अलग अलग श्रेणी में विभाजित करने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि स्प्लिट कर दो, मतलब कि जो पेमेंट दिया जाता है उस पेमेंट को स्प्लिट कर दो। शेड्यूल कास्ट के लिए अलग कर दो, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग कर दो, ओबीसीज के लिए अलग कर दो, सिर्फ इस साल के लिए। और देखिए, यहां पर आपको बता दें कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो वेजेस का है इस स्कीम के तहत, वो सिर्फ एक ही टाइप का हमें देखने को मिलता है, जहां पर कोई भी कैटेगरी वाइज प्रोविजन नहीं है वेज पेमेंट के लिए, बट सिर्फ इस साल के लिए ही ये चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें आगे और समझते हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ इस साल के लिए चेंज कर दिया जाए। तो दिस इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू एक्सेस एंड हाईलाइट्स द बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम बजटरी आउटलेट टुवर्ड्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि जो बजट के तहत जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो बेनिफिट प्रोवाइड कराना है, तो वो मनरेगा स्कीम के थ्रू जो है वो वेजेस के फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। और ये मेजर जो है, ये उपाय की अगर हम बात करें या इस निर्णय की हम बात करें, तो इसका उद्देश्य काफी हद तक केंद्र सरकार द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, ये जो कम्युनिटीज जो है, उनके लिए किए जा रहे कार्यों पर
प्रकाश डालना है, हाईलाइट करना है, राइट। और इस पर्टिकुलर चीज से जुड़ी क्या चिंताएं हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इससे भुगतान प्रणाली और जटिल हो सकती है और कॉम्प्लिकेट हो सकती है पेमेंट सिस्टम, राइट। इसके कारण हमें देखने को मिलेगा कि स्कीम की फंडिंग भी रिड्यूस हो सकती है, राइट। इस चीज के कारण इससे वेतन भुगतान में देरी भी हो सकती है और इससे मनरेगा कार्यक्रम को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की अधिक आबादी वाले जिलों तक भी सीमित किया जा सकता है, मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इस स्कीम को, कि वो स्कीम सिर्फ एप्लीकेबल होगी जहां पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट। तो ये चीज है। तो कुल मिलाकर अभी इस साल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो है वो मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि उनके लिए जो है वो सरकार जो है वो कर रही है, तो बजटरी आउटले जो हमने देखने को मिला है तो उसको फॉरवर्ड करने के लिए ये डिवीजन यहां पर करने का निर्णय जो है वो सरकार का देखने को मिला इस बार। बट आपको बता दें थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मनरेगा स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम 2005 में सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें गारंटी दी जाती है राइट टू वर्क की। और गाइज ये एक की, फिर आप कह सकते हो कि एक मुख्य सिद्धांत या की प्रिंसिपल हम लोग को सामाजिक उपाय और श्रम कानून का देखने को मिलता है, सोशल मेजर और लेबर लॉस का देखने को मिलता है। और यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो लीगली रूरल इंडिया में यानी कि गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एटलीस्ट 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे कि उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो सके, इनहैंस हो सके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट, श्रमिकों की, वर्कर्स की। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट कम से कम 100 दिनों के लिए अचीव करना, जनरेट करना, राइट। और अनस्किल्ड लेबर्स के लिए ये चीज हमें देखने को मिलती है। अनस्किल्ड लेबर्स जैसे कि रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो वर्क करते हैं, उनके पास ऐसे कोई स्किल्स होती नहीं है, राइट। तो ऐसे वर्क में जो है वो उन्हें शामिल करना, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। ये इंश्योर करता है सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करता है। और ये रूरल एरियाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लाइवलीहुड को मजबूत बनाता है, आजीविका के आधार को सशक्त करता है ये, राइट, ये स्कीम। तो ये सब चीजें इस स्कीम के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, तो ड्यूरेबल एसेट, लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कुएं हो गए, पॉन्ड हो गए, तालाब वगैरह हो गए, रोड हो गई, नहर हो गए, कैनल्स हो गए, राइट। इसमें टारगेट ये भी किया जाता है कि गांव क्षेत्र से लोग जो है वो माइग्रेट करके अर्बन क्षेत्रों में ना चले जाएं, उनको गांव क्षेत्र में ही, क्योंकि देखो लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है अर्न करने की, कमाने की। तो यहीं पर ही अगर उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए उनके गांव के एरिया पर ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो क्यों माइग्रेट करेंगे। तो इससे माइग्रेशन जो है वो रिड्यूस होता है। तो ये भी इसका एक की ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, क्योंकि काम गांव क्षेत्र के आसपास ही होना है, रोड बनाने का, कुएं बनाने का, ड्यूरेबल एसेट बनाने का, तो इससे ये फायदा मिलता है, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ये बेनिफिट्स रिसीव करने का, यानी कि किन किन वर्कर्स को शामिल किया जाता है मनरेगा के अंदर। पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसी को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा 18 साल की उम्र उनकी होनी चाहिए जिस समय वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। यहां पर यह भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है, एप्लीकेंट जो है, वो लोकल हाउस होल्ड का होना चाहिए, यानी कि जिस पंचायत की, लोकल ग्राम पंचायत की जो हमें देखने को मिल रही है जो एप्लीकेशन आई है, तो वो व्यक्ति उसी पंचायत का सदस्य होना चाहिए, मतलब कि वहीं कहीं हाउस होल्ड होना चाहिए, घर होना चाहिए, निवासी होना चाहिए वो, राइट। इसके अलावा अनस्किल्ड लेबर करने के लिए वो तैयार होना चाहिए, राइट, कि वो अपनी इच्छा से अनस्किल्ड लेबर करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं कि एक बार काम करने के बाद फिर मना करने लगे कि देखो हमें अनस्किल्ड लेबर करवाया जा रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था अनस्किल्ड लेबर मुझे मिलेगा, राइट। बट सामने वाले को पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी वर्क कंडीशन किस प्रकार की होगी, किस टाइप के आपको काम जो है वो दिए जाएंगे। तो देखो इस स्कीम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो आवेदन जमा करने के, एप्लीकेशन सबमिट करने के 15 दिनों के अंदर अंदर, या फिर जिस दिन से काम की मांग होती है उस दिन से जो एप्लीकेंट है उसको वेतनिक रोजगार प्रदान किया जाता है। तो ये मान सकते हो आप कि जिस दिन से काम की मांग वो करते हैं या फिर एप्लीकेशन फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर उनका एम्प्लॉयमेंट पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब कि फिर अब वो मतलब 100 डेज का उनको डेफिनेटली वेज मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अंदर ये भी है जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार अगर 100 डेज का काम नहीं दे पा रही है तो भी 100 डेज की इनकम जो है, वेजेस जो है वो सरकार इनको प्रोवाइड कराएगी वर्कर्स को। तो यही इसका फायदा हमें देखने को मिलता है। रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या काम की मांग करने की तिथि से बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इन केस ऑफ
एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और सोशल ऑडिटिंग की भी इसकी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या पता अधिकारी अपने जेब में पैसा जो है वो दबा लें, राइट, और ये बोल दें कि वर्कर्स आए नहीं या वर्कर्स शामिल नहीं हो या फिर मतलब फेक वर्कर्स वगैरह रख लें। तो ऐसा नहीं होना है, इसमें प्रॉपर ऑडिटिंग भी जरूरी है। ऑडिटिंग बिल्कुल मैंडेटरी है, नहीं तो फिर कई बार हम देखेंगे कि वैसे ही हम लोग के यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बड़ी कमी है, तो इसके अंदर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है जिससे कि सोशल ऑडिट किया जाए। मैंडेटरी करना सोशल ऑडिट का होना मैंडेटरी है, लेखा परीक्षण होना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बहुत घोटाला जो है वो इस स्कीम के तहत हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है घोटाले को रोकने के लिए। और मजदूरी की मांग करने हेतु अपनी आवाज उठाने और शिकायतें दर्ज करने के लिए ग्राम सभा इसका एक प्रमुख मंच है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि वर्कर को अगर कोई शिकायत करनी है इस स्कीम के तहत तो कहां पर वो कर सकते हैं, तो ग्राम सभा पे कर सकते हैं। और अगर उनको जॉब चाहिए तो भी वो ग्राम सभा पर अपनी आवाज उठा सकते हैं कि उनको जो है वो जॉब चाहिए। फिर ग्राम सभा के अंदर उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार से ये एप्लीकेशन इन्हें भरनी है और कैसे इनको जॉब जो है वो मिलेगी, राइट। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये अप्रूव करते हैं कि वर्क जो है वो किस प्रकार के होंगे, यानी कि उनकी विलेज में, उनके गांव में क्या क्या काम जो है वो करवाना है, किस प्रकार के ड्यूरेबल एसेट्स बिल्डअप कराना है, और उसकी प्रायोरिटी जो है ये फिक्स करेंगे कि कौन सा काम जो है वो पहले होना चाहिए। तो काम देने वाली अथॉरिटी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हमें देखने को मिलती है। क्लियर है आपको यहां तक बातें? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसका एक अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। अब देखिए, जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए कुछ नॉर्म्स आ गए हैं, कुछ गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिल रही हैं जो डिफाइन की गई हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन्होंने डिफाइन किया है कुछ प्रोसीजर जिसको फॉलो करना होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और विजिलेंस क्लियरेंस की आवश्यकता होगी जब भी वो किसी रिटायर्ड ऑफिशियल को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर या कंसल्टेंसी के बेसिस पर अगर एम्प्लॉय करते हैं। तो कोई भी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी है, अगर उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना है उसके रिटायरमेंट के बाद, तो विजिलेंस क्लियरेंस लेने की आवश्यकता अब मैंडेटरी कर दी गई है। और इसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर सीवीसी ने बताई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बताई है। आपको याद आ रहा होगा कल के लेक्चर में ही हम लोगों ने इसी चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी, राइट, कि हमने वैसे तो बात करी थी वो पेंशन के बारे में, आपको शायद याद आ रहा होगा। पेंशन रूल्स को हमने कल ही डिस्कस किया है, कल ही के लेक्चर में, कि जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह जो होते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाती है या अगर वो किसी भी प्रकार के, मतलब जैसे कि किसी भी प्रकार से हमने बात करी थी कि किसी भी प्रकार से अगर वो अपनी अब जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर डिस्क्लोज कर देते हैं तो। और ये कुछ 26 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमने बात करी थी जो लिस्टेड थे उसके अंदर। इसमें ये भी हमने देखा था कि जैसे कि कोई भी जो रिटायर्ड ऑफिशियल जो होते हैं उनके पास 2 साल का कूलिंग पीरियड्स उनको दिया जाता है। पहले 1 साल था, फिर बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया कि 2 साल तक जो है वो किसी भी पर्टिकुलर कमर्शियल ऑफिस में जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते, राइट। जैसे ही वो रिटायर्ड होते हैं अपनी पोस्ट से उसके बाद वो कमर्शियल ऑफिस में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये 2 साल का कूलिंग पीरियड तो आपको पता ही है, राइट, इसके बारे में कल ही हमने चर्चा करी थी, कल के लेक्चर में। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं कवर किया है कल का लेक्चर जरूर कवर करिए, राइट। और बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2021 में एग्जाम देने की, तो आपको जो है वो 2020 से, जनवरी 2020 से पूरे करंट अफेयर्स अच्छे से करके रखने हैं। अब देखो हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है। पहली चीज तो एप्लीकेबिलिटी की, सीवीसी ने जो है वो किस क्लियरेंस की बात करी। तो यहां पर ये बताया गया कि जितने भी रिटायर्ड ऑल इंडिया सर्विसेज के या ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर इक्विवेलेंट पोजीशन के जो ऑफिसर्स हम लोग को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिले, जिन्हें ओन और कंट्रोल किया जाता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को केंद्र के द्वारा, मतलब मोटे मोटे तौर पर केंद्र की जो बड़ी पोस्ट जो है उनके जो ऑफिसर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो जब भी वो रिटायर होंगे, और उसके बाद वो अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें लेगा, राइट, उन रिटायर्ड ऑफिशियल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास क्लियरेंस होना चाहिए, राइट, उनको प्रोवाइड कराने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। कैसा क्लियरेंस? तो वो जो रिटायर्ड जो ऑफिशियल होंगे, रिटायर्ड ऑफिशियल, तो जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की डेट से पिछले 10 साल तक, यानी कि जिस समय वो रिटायर्ड हुए हैं उससे 10 साल पहले के पीरियड में जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने सर्व किया होगा, जिन जिन पोस्ट पर वो होंगे, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होंगे, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन से वो क्लियरेंस मांगेंगे। और ये क्लियरेंस सबमिट किया जाएगा इस ऑफिस को, जो ऑफिस जो है वो उन्हें रिटायरमेंट के बाद लेगा, राइट। अब फिर इसके बाद इस ऑफिस की क्या ड्यूटी होगी? तो ये वाला जो ऑफिस होगा
ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को या कमीशन को अपने जितने भी क्लियरेंस के कम्युनिकेशन है वो भेजेगा। मतलब क्लियरेंस मिलने के बाद पूरे ये क्लियरेंस जो है वो सीवीसी को भेजा जाएगा। और अगर सीवीसी 15 दिन में इस पर कोई रिप्लाई नहीं करती है तो एक रिमाइंडर भेजा जाएगा। और फिर कोई भी रिस्पॉन्स 21 दिन में अगर नहीं आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से तो वो विजिलेंस की तरफ से क्लियरेंस माना जाएगा। मतलब कि एप्लीकेशन अप्रूव्ड है, सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन रिटायर्ड पर्सन को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ये पूरी चीज जो मैंने आपको बताई, एक एक करके सुनना। एक रिटायर्ड ऑफिसर है, ठीक है, ये रिटायर्ड ऑफिसर ओ मान लेते हैं हम लोग, ये एक्स ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक्स ऑर्गेनाइजेशन पे। इससे पहले उन्होंने वाई और जेड और वाई ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशन से ये रिटायर हुए हैं, ठीक है। बात समझना, पिछले 10 सालों में ये इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, इनसे रिटायर हुए। अभी देखिए मेरे पास थोड़ा सा क्या हो गया कि इसका स्टाइलस खराब हो गया मेरा। मैं अभी एप्पल पेंसिल को ऑर्डर कर रहा हूँ, अभी वो क्या लॉकडाउन के कारण जो है वो जल्दी आ नहीं पा रही है, तो जल्दी जल्दी आ जाएगी। तो फिर ये पूरी चीज वैसे कि अभी आजकल जो है वो आपने 2-3 दिन से नोटिस किया होगा वो ठीक ठाक लिख नहीं रहा है, राइट। तो फिर वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करना। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये कम्युनिकेशन वो हो गया। एक मिनट फिर ट्राई करता हूँ दूसरे पेन से। देखो आप ध्यान से सुनो, पूरी बात बहुत ध्यान से सुनो। एक ब्लैंक पेपर मिल जाएगा क्या? ये वाली स्पेस ब्लैंक है, यहां पर समझाता हूं, ठीक है। एक रिटायर्ड ऑफिसर है राम, ठीक है, एक राम रिटायर्ड ऑफिसर है, ठीक है। ये रिटायर हो चुके हैं, ये मैं मान लेता हूं एक्स और वाई ऑर्गेनाइजेशन से ये रिटायर हुए हैं। उसके बाद इन्हें जेड ऑर्गेनाइजेशन पर ज्वाइन करना है। तो जेड ऑर्गेनाइजेशन इन्हें एम्प्लॉयमेंट देने से पहले इनसे बोलेगा कि भाई एक्स और वाई से एनओसी लेकर आ जाओ, मतलब क्लियरेंस लेकर आ जाओ, राइट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप ये समझने के लिए समझ सकते हो कि ये लेकर आ जाओ, राइट। कि राम जो है वो इनको अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जेड ऑफिस में तो एक्स और वाई ऑफिस को उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्लियरेंस लेकर आ जाओ, ये कहा गया। और पिछले 10 सालों में इन्होंने जहां जहां पर भी पोस्टेड होंगे ये उन सभी ऑर्गेनाइजेशन से इन्हें क्लियरेंस की आवश्यकता होगी। और एक बार जेड ऑर्गेनाइजेशन ने के पास क्लियरेंस आ गया तो जेड ऑर्गेनाइजेशन को ये सीवीसी को क्लियरेंस भेजना है, राइट। कि ये एक रिटायर्ड ग्रुप ए के या टॉप मोस्ट ऑफिशियल जो ऑल इंडिया सर्विसेज के देखने को मिलते हैं तो उनको अपने पास रख रहे हैं, तो ये भेज दिया। अब 15 दिन में सीवीसी का रिप्लाई नहीं आया तो फिर से ये रिमाइंडर भेजेंगे। फिर 21 दिन में सीवीसी का अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो माना जाएगा कि सीवीसी ने क्लियर कर दिया है, सामने वाले व्यक्ति को जो है वो आप रख सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन सीवीसी की तरफ से नहीं है, ठीक है। और देखो अगर पाया गया कि विजिलेंस रिलेटेड कोई भी विजिलेंस रिलेटेड मैटर पे या फिर विजिलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्लियरेंस नहीं मिली तो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा सभी कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन के लिए। मतलब कि कोई भी अगर आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कार्रवाई से, जैसे कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इन सब चीजों के बारे में कि कार्रवाई हो जाएगी उस पर्टिकुलर ऑफिशियल के खिलाफ अगर वो खुफिया एजेंसी के बारे में यानी कि जिसमें वो पोस्टेड है उसके बारे में अगर कुछ भी चीज पब्लिश करते हैं तो वैसे ही कुछ अगर इशू होता है आगे चल के तो ये जो ऑफिस है जिसने इन्हें रिक्रूट किया है, इन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है, तो इस ऑफिस की भी जवाबदारी अब होगी। अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आता है, अगर सीवीसी ने मना कर दिया कि नहीं इनको नहीं रखना है और उसके बाद भी अगर रखा उन्होंने एम्प्लॉयमेंट उसको दी तो जो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखो इन नियमों की क्या आवश्यकता है, तो देखो आज की डेट में कोई एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर हमें नहीं देखने को मिलता है, एक समान प्रक्रिया का अभाव हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि इश्यूज जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन जो उत्पन्न हो जाती है जिसमें दागी अतीत वाले अधिकारी या जिनके खिलाफ कोई मामले लंबित होते हैं उन्हें सेवा में नियोजित कर लिया जाता है, राइट। कि मतलब कि कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी कुछ केसेस पेंडिंग चल रहे होते हैं बट फिर भी वो किसी और दूसरे ऑफिस से अटैच हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद तब फिर ये एक ऐसा इशू आ जाता है कि यार वो अधिकारी जो है वो मतलब हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर चीज किसी बड़े एक मुद्दे के कारण मैटर के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया हो और जब उसका रिटायरमेंट हुआ तब उसने किसी और दूसरे ऑफिस को जो है वो ज्वाइन कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसके खिलाफ ऑलरेडी कोई मामला चल रहा है और वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन हो जाए तो क्या मतलब निकला उसको सस्पेंड करने का, राइट। तो बात यही वाली है। तो ऐसी स्थिति में अनावश्यक शिकायतों, पक्षपात के आरोपों संबंधी मामले पैदा होते हैं। अननेसेसरी कंप्लेंट्स या एलिगेशन जो होती है फेवरेटिज्म में वो फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा ये स्थिति सरकारी संगठनों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले
निष्पक्षता और ईमानदारी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी होती है। ऑब्वियस ही बात है कि बेसिक प्रिंसिपल जो है, जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करती है, जिसमें अगर एक पर्टिकुलर सरकारी अधिकारी को किसी उसके एक्ट के कारण सस्पेंड कर दिया गया और फिर वो जब वो रिटायर्ड हो गया हो, उसने तुरंत रिटायरमेंट के कुछ समय के बाद जो है वो किसी ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, तो उसके फिर उसको सस्पेंड करने का, रिटायर करने का फिर क्या मतलब निकला, राइट। तो इसलिए ये चीज की आवश्यकता है। तो ऐसे नियम यहां पर बनाए गए जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये 1964 में सेटअप की गई थी। किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? श्री के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर यह की गई थी। ये कमेटी जो थी वो करप्शन के प्रिवेंशन के लिए बनाई गई थी, तैयार की गई थी। 2003 में पार्लियामेंट ने फिर एक कानून जो है वो लेकर आई, सीवीसी कानून, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कानून लेकर आई, और फिर हमें देखने को मिला कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। तो याद रखना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आती है। ये डायरेक्टली पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है इसकी, राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, जो सीबीआई जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसके कामकाज के ऊपर निगरानी मेनली रखती है ये, राइट। और इसके अलावा जितने भी मामले हम लोग को करप्शन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, तो उस पर सुपरिटेंडेंस इसका हमें देखने को मिलता है, यानी कि निगरानी रखती है, मॉनिटरिंग करती है, चेक करती, प्रिवेंट करती, करप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत हमें देखने को मिलते हैं। जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफेंसेस जो होते हैं ना, जितने भी मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं इसके दायरे में, इस कानून के, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के, तो उसके तहत जो है वो कार्रवाई करने के लिए सक्षम ये बॉडी हमें देखने को मिलती है, सीवीसी। अब देखिए, बात हो रही है इंडेमनिटी फ्रॉम लायबिलिटी के बारे में, उत्तरदायित्व को लेकर क्षतिपूर्ति से सुरक्षा के बारे में। अब इस नाम से आपको क्या समझ में आना चाहिए? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक कोई व्यक्ति है, उसने जो भी चीज करी, उसके एक्ट के कारण अगर कोई बड़ा नुकसान हुआ, मेजर नुकसान हुआ किसी का, तो इस व्यक्ति को जो है वो क्या मिल गई? सिक्योरिटी मिल गई, या फिर आप कह सकते हो इम्यूनिटी मिल गई कि इसके खिलाफ सजा नहीं होगी, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो अभी ये चीज आई क्यों सामने? तो देखो, आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर वैक्सीन शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। वैक्सीन का संकट हमारी कंट्री के अंदर बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है ये, और इंडिया क्या कर रही है, ये फॉरेन वैक्सीन मेकर जो है उनको इंडेमनिटी जो है वो ग्रांट कर रही है, क्षतिपूर्ति से सुरक्षा ग्रांट कर रही है। मतलब कि अगर कल को इन वैक्सीन के कारण कुछ भी इश्यूज होती है तो ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इसका साफ साफ मतलब ये है, राइट। और इस चीज से जो फिजर और मॉडर्ना जैसी हम लोग को वैक्सीन देखने को मिल रही हैं, इनके लिए काफी आसान हो जाएगा इंडिया में प्रवेश करना, इंडिया में आना। तो आसानी से ये वैक्सीन इंडिया में आ जाएंगी और हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत भारी मात्रा में ये आ सकती है इंडिया के अंदर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अब इन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अभी सीरम इंस्टीट्यूट जो है गाइस, ये बन गई है लेटेस्ट फार्मा कंपनी, जिसने इस प्रकार की मांग करी है क्षतिपूर्ति से सुरक्षा की, उत्तरदायित्व को लेकर, राइट, इंडेमनिटी फ्रॉम लायबिलिटी को लेकर। कहा है कि सभी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर्स हो, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स जो होते हैं ना, सीवियर साइड इफेक्ट्स जो वैक्सीन के कारण, तो उसको लेकर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी इशू आता है हमारी कंट्री के अंदर, तो मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो इम्यूनिटी दे दी जाए, लीगल सूट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे दी जाए। तो ये चीज आप देखो, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी बहुत है। एक फायदा इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि जब WHO ने इन सब वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, तो आसानी से हमारी कंट्री के अंदर भी इनके लिए दरवाजे खोल देने चाहिए, राइट। इनको अगर हम लोग जैसे कि इनके साइड इफेक्ट्स, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर इन्हें अगर इम्यूनिटी हम दे दें, प्रोटेक्शन अगर हम दे दें कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये बिल्कुल आसानी से हमारी कंट्री के अंदर एंटर कर जाएंगे, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके कारण अगर सब स्टैंडर्ड वाली वैक्सीन आ गई, क्योंकि दूसरी फिर एक बॉडी बनाना जरूरी है जो कि टेस्ट करे, क्योंकि ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर बाय चांस कोई घोटाला कर देती है तो इससे हमारे देश के लोगों की जान चली जाएगी, और हम इनको जो है वो उत्तरदायित्व नहीं बना पाएंगे, मतलब अकाउंटेबल नहीं बना पाएंगे। बात समझ रहे हो आप चीजों को? तो इसकी गंभीरता भी आपको समझनी है, भले ही आर्टिकल में लिखा हो या ना लिखा हो, आपको इसके पूरे डायमेंशन जो है वो ध्यान से समझने हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें आप ट्राई किया करो पार्टिसिपेट करने की। आपको कुछ और लगता है, जैसे पढ़ते पढ़ते एकदम कुछ चीज आपके दिमाग में आ रही है, कमेंट पे डाल दिया करो कि सर ये ऐसा भी हो सकता है,
अपन ऐसा भी कर सकते हैं या फिर इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो उससे क्या होगा, एक तो आप लिख दोगे ना तो और आपके अंदर भी एक वो चीज आएगी कॉन्फिडेंस की, हाँ लिखने की, कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी चीजों को, राइट। और जब आप लिखोगे तो दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं जो रेगुलर बेसिस पर कमेंट्स को भी देखते रहते हैं, तो वो भी शायद आपके कमेंट से कुछ सीखेंगे, आपको लाइक देंगे। मेरा हार्ट तो आपके पास आएगा ही आएगा आपके इस प्रयास के लिए, बाकी कोई आपको कमेंट भी कर सकता है। तो इस प्रकार से एक हेल्दी, यानी कि एक चीज करो आप इस प्रकार की, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इन्हीं सब चीजों को लैक करते हैं। पढ़ तो सब लेते हैं बट जो एक्चुअल जो थिंकिंग जो चलानी चाहिए उसको रोक देते हैं, और ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में आपके लिए ये सबसे ज्यादा चीज काम करेगी। क्योंकि मेंस का क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आएंगी उसको हम लोग एक हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट वहां पर आप चीजें क्या लिखोगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी चलती है। तो थॉट प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान रखा करो। अब इंडेमनिटी क्लॉज की बात करते हैं, क्षतिपूर्ति शर्त की बात करते हैं। तो देखो सिंपल टर्म्स में इंडेमनिटी का मतलब है सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लॉस और अदर फाइनेंशियल स्ट्रेस, कि किसी भी फाइनेंशियल तनाव के विरुद्ध, वित्तीय तनाव के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली सुरक्षा या किसी भी नुकसान की स्थिति में सुरक्षा जो प्रदान की जाती है वो इंडेमनिटी क्लॉज होता है। कभी कभी ये वाली चीज आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि ये टॉपिक अभी न्यूज में था, किससे रिलेटेड है, तो आप ये थोड़ा सा सिंपल टर्म थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लीगल टर्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कानूनी भाषा में इसका अर्थ है कि किसी एक पक्ष द्वारा उसकी वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरे पक्ष के लिए करना उसका संविदात्मक दायित्व होता है, राइट। तो ये चीज होती है कि लीगल टर्म्स में हम क्या देखते हैं कि अगर किसी एक के एक्ट के कारण किसी दूसरे का नुकसान होता है, तो अगर इस प्रकार की इंडेमनिटी क्लॉज जब शामिल हो जाता है तो जिसने वो एक्ट किया है वो उसकी भरपाई नहीं करेंगे, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में इसका उपयोग ज्यादातर जो है वो किया जाता है कई कई सारी चीजों में। और इस केस में अगर हम बात करें इंडिया की, तो भारत के मामले में यदि सरकार विदेशी टीका निर्माताओं को देश में अपनी वैक्सीन शुरू करने के लिए क्षतिपूर्ति सुरक्षा देती है, तो टीका लेने के बाद किसी तरह की शिकायत करने वाले नागरिकों को क्षतिपूर्ति करने का दायित्व सरकार का होगा, ना कि वैक्सीन निर्माता का। मतलब कि अगर सिटीजन्स को कोई भी इफेक्ट होता है, कोई भी साइड इफेक्ट के कारण कोई इश्यू आता है उस वैक्सीन को लेने के बाद, तो सिटीजन जो है वो मतलब मुआवजा जो है, कंपनसेशन जो है या शिकायत जो है वो मैन्युफैक्चरर से नहीं करेंगे, सरकार से करेंगे। और सरकार जो है उन सरकार का दायित्व होगा कि सिटीजन्स का मुआवजा करना, मतलब कि सिटीजन को मुआवजा प्रोवाइड कराना, या जो भी उसमें लायबिलिटी आएगी वो सरकार के ऊपर आएगी, ना कि मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, राइट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। तो ये वाली चीज है। और एक टर्म और समझ लो आप कि ब्रिजिंग ट्रायल क्या होता है, कि ब्रिजिंग ट्रायल क्या है। तो इसमें लोकलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, यानी कि स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले कृत नैदानिक परीक्षण ये होते हैं, राइट। और ये परीक्षण किसके होते हैं, तो कोई भी विदेशी वैक्सीन जो होती है, फॉरेन मेडिसिन या फॉरेन वैक्सीन, जब ये देश में आम जनता को दी जाती है तो उससे पहले स्थानीय लोगों पर इनके प्रभाव संबंधी आंकड़े को प्राप्त करने के लिए ब्रिजिंग ट्रायल किए जाते हैं। मतलब कि ओवरऑल पूरी जनता को देने से पहले कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जाता है, कुछ लोगों के ऊपर, और फिर देखा जाता है कि उस वैक्सीन को देने के बाद वो जो निवासी हैं, मैंने यानी कि उस देश के एक पर्टिकुलर एरिया के कुछ लोग, तो इनके ऊपर जो है वो क्या असर पड़ रहा है इस फॉरेन मेडिसिन या वैक्सीन का, तो वो डेटा पहले जनरेट किया जाता है। और ये जो टेस्ट होता है वैक्सीन और दवाओं पर, तो इससे संबंधित प्रभावकारिता और संभावित दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि साइड इफेक्ट्स क्या है, पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या हैं उस मेडिसिन या वैक्सीन के। तो ये ट्रायल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि पहले ही पता लग जाए कि उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बट देखो कई चीज की अगर हम बात करें, जैसे ब्रिजिंग ट्रायल की भी अगर हम बात करें, तो ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन का जो इफेक्ट है या साइड इफेक्ट जो भी है वो एकदम से आ जाए, ये जरूरी नहीं है। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि वो आज नहीं, आज से 10 साल बाद आए, या क्या पता वो जीन्स को डिफेक्ट कर दे जिससे कि आने वाली प्रजातियों पर वो इफेक्ट देखने को मिले। क्या पता इस जनरेशन को ना दिखे, आने वाली जनरेशन को दिखे, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, राइट। ये सब चीजों में मेडिकल साइंस की फील्ड में, और ये पहले भी हम लोग इस प्रकार के डिफेक्ट्स के कारण देख चुके हैं कि काफी बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक जनरेशन दो जनरेशन को इफेक्ट नहीं करती, बट फिर तीसरे जनरेशन से उसका इफेक्ट दिखना शुरू होता है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, तो इसी को लेकर इनका क्रिटिसिज्म भी हम लोग को सामने नजर आता है। तो क्षतिपूर्ति शर्त पर मंजूरी के अलावा फाइजर और मॉडर्ना सहित विदेशी टीका निर्माताओं ने अपने टीकों को
अनुमोदन मिलने के बाद ब्रिजिंग ट्रायल की अनिवार्यता से छूट दिए जाने की भी मांग की है। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यार ये जैसे ही इनको अप्रूव अगर मिल जाता है तो ब्रिजिंग ट्रायल जो है वो इनकी वैक्सीन से उनको माफ कर दिया जाए, मतलब कि इनकी वैक्सीन का ब्रिजिंग ट्रायल भी ना हो। तो और स्थिति जो है वो थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, क्योंकि ब्रिजिंग ट्रायल से आप मतलब एक वो तो सोच सकते हो कि चलो ठीक है, अगर एकदम से यानी कि अगर कुछ साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं तो थोड़े तो पता लग जाए कि क्या स्थिति हो रही है, कुछ तो पता लगे। बट यहां पर ये वो भी बोल रहे हैं कि इनको रिलैक्सेशन दे दिया जाए इससे भी, पोस्ट अप्रूवल ब्रिजिंग ट्रायल से भी उनकी वैक्सीन के लिए। तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है। और देखो कुछ एक्सेप्शंस भी इसमें होते हैं, मतलब कि छूट का मतलब पूरी छूट नहीं होती, कुछ प्रोविजन ऐसे भी होते हैं जैसे कि अगर कोई पार्टी जो है अगर किसी लापरवाही करती है, घोर लापरवाही करती है, या फिर उत्पादों का अनुचित तरीके से उपयोग जब किया जाता है, प्रॉपर उपयोग किया जाता है प्रोडक्ट का, समझौते में अपने दायित्वों का पालन करने में विफल हो जाती है, जैसे कि कंपनी जो है जो एग्रीमेंट है वो उसके ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं कर रही है, फेल होती जा रही है, राइट, दायित्वों का पालन करने में, तो हमें देखने को मिलता है कि ये फिर इंडेमनिफिकेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता, वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, राइट, यानी कि फिर उसके लिए फिर वो कंपनी जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस बात हो रही है टीईटी के बारे में। आपने सुना होगा कि लोग टीईटी का एग्जाम देते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं। तो टीईटी का एग्जाम किस लिए होता है? तो सरकारी स्कूल जो होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, वहां पर टीचिंग जॉब्स के लिए ये मैंडेटरी टेस्ट होता है। टीचर्स के लिए होता है ये टेस्ट, अगर किसी टीचर को अपॉइंट करना होता है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के लिए, तो ये मैंडेटरी है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्हें चाहिए होती है। टीईटी का टेस्ट जो है वो उन्हें पास करना होता है, तब जाकर उन्हें टीचर्स की जॉब जो है वो मिल पाती है इंडिया में। और टीईटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कंडक्ट करती है। और टीईटी का जो टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है, ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 का जो है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो हमें देखने को मिलता है, तो उसके उद्देश्य को पूरा करने के पर्पस के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, आयोजित किया जाता है। अभी ये टेस्ट न्यूज में हमें क्यों देखने को मिल रहा है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है टीईटी जो है, तो इसका जो सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी 7 साल से लाइफ लॉन्ग कर दी है। मतलब कि पहले इसकी वैलिडिटी 7 इयर्स की होती थी, अब जो है वो लाइफ टाइम जो है वो इसकी वैलिडिटी कर दी गई है, राइट। और रेट्रोस्पेक्टिव 2011 से कर दी गई है, मतलब कि 2011 में जिन्होंने टीईटी का एग्जाम पास किया होगा तो उसके बाद से वो लोग जो है उनके पास ये टीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग की उनके लिए कर दी गई है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, एक चीज जो न्यूज में टीईटी को लेकर सामने आई है। हम पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, इस जिन स्टूडेंट्स ने एनवायरमेंट की क्लास ली है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, जैसे कि आपको मैंने वाटर पोल्यूशन ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, राइट, कि क्या क्या पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स के तौर पर ये कुछ घटनाएं जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि गाइस की श्रीलंका डूबने वाले मालवाहक जहाज से तेल रिसाव के लिए तैयार है। श्रीलंका का कहना यह है कि जो जहाज जो डूबा है अभी रिसेंटली, तो उससे जो ऑयल जो रिलीज हुआ है ओशियन में, तो उसके लिए श्रीलंका कंप्लीटली रेडी है। जहाज जो है वो गाइस वो सिंगापुर रजिस्टर्ड है, MV प्रेस पर्ल इस जहाज का नाम है, जो कि केमिकल्स और प्लास्टिक्स कैरी करके ले जा रहा था। न्यूज आई थी कि उस पर आग लग गई थी मई 20 को, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही, और एक विस्फोट हुआ था और उसके बाद काफी टन प्लास्टिक पैलेट जो था वो श्रीलंका के बीचेस में आकर डिपॉजिट हो गया था। मतलब कि श्रीलंका के समुद्री तटों पर काफी टन प्लास्टिक जो है वो आकर वहां पर वो हो गया था, मतलब डिपॉजिट हो गया था। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिली थी। और अब श्रीलंका का कहना यह है कि मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसकी MEPA जो है, इसने कहा है कि वन ऑफ श्रीलंका वर्स्ट इकोलॉजिकल डिजास्टर है ये अभी तक की हिस्ट्री में, और अभी ये ऑयल स्पिल कंटेनमेंट बूम्स के लिए रेडी हो चुका है। मतलब कि वहां पर अगर किसी प्रकार का तेल वगैरह लीक होगा तो ये पूरी तरह से रेडी है इस डिजास्टर को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए, कि अगर इस वेसल से, और पॉसिबिलिटी यही है कि लीक होगा ही होगा, तो लीक होगा तो ये बिल्कुल रेडी है कि 350 टन ऑयल जो है इनके फ्यूल टैंक्स पर, तो उसको ये क्लियर आराम से जो है वो कर सकते हैं। तो ये श्रीलंका की प्रिपेयर्डनेस सामने हम लोग को नजर आ रही है। ऑयल स्पिल क्या है गाइस? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने डिफाइन किया है ऑयल स्पिल को
कि ऑयल डिस्चार्ज एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, तेल जब एक्सीडेंट के तौर पर या फिर जानबूझकर जब ओशियन पे वाटर बॉडीज पर जब बहाया जाता है, तब आपको पता है कि तेल का जो नेचर होता है कि वो ऊपर रहता है, राइट, एक लेयर जो है वो क्रिएट कर देता है। अब आप जानते हैं गाइस कि अगर तेल की लेयर अगर ऊपर समुद्र के सरफेस पर चली जाएगी, तो एनवायरमेंट की क्लास में आप एनरोल होंगे तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन जो हमें देखने को मिलता है, तो मतलब नीचे पानी के अंदर वैसे ही काफी कम ऑक्सीजन होता है, और डिजोल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर होता है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। उसका कंट्रीब्यूशन हम लोग को कहीं ना कहीं से सरफेस ऑक्सीजन के थ्रू भी होता है। तो अब क्या होता है इसके कारण, इस जब तेल जब ऊपर से गिर जाता है तो ये एक परत क्रिएट कर देता है, और ये परत जो है वो ऊपर से आने वाले ऑक्सीजन को रोक देती है, जो कि एक्वेटिक स्पीसीज के लिए काफी खतरनाक होती है। प्लस ऊपर से आने वाली सनलाइट जो है वो रुक जाती है। सनलाइट रुक जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक्वेटिक लाइफ जो है वो डैमेज हो जाएगी, और नीचे पूरे जितनी भी मछलियां हैं, जो भी एक्वेटिक लाइफ है, सबकी सब मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, इसके जो है वो नुकसान हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ऑयल स्पिल जो है वो ना ही सिर्फ जमीन को पल्यूट करती है, हवा को भी करती है, और पानी को तो करती ही करती है। और मोस्टली ऑयल स्पिल जो शब्द का उपयोग किया जाता है, ये ओशियानिक ऑयल स्पिल्स के तौर पर किया जाता है कि समुद्र में जो है ये रिसाव जो होता है तेल का, तो उस पर्पस के लिए ये तेल रिसाव जो है वो कहा जाता है, यानी कि ऑयल स्पिल जो शब्द जो है वो यूज किया जाता है। इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है इकोसिस्टम का। मेजर इंपैक्ट जो है हम लोग को एनिमल्स और फिश लॉस का देखने को मिलता है, उनका हैबिटेट खत्म हो जाता है। हैवी ऑयल जो है वो काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस जैसे कि रेस्पिरेशन, फीडिंग, थर्मो रेगुलेशन, ये सब फंक्शंस पर इफेक्ट करता है। इवन लिविंग बीइंग को इफेक्ट करता है इनकेस अगर वो जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जहां पर भी ऑयल वगैरह जो गिरा होता है तो उसके कांटेक्ट में अगर अगर कोई ह्यूमंस भी हैं, वहां पर लिविंग बीइंग्स भी हैं, जैसे कि मतलब पानी, पीने का पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है। वहां पर आसपास के जो एयर है, हवा है, वहां पर ये डस्ट पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में बड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सब इसके इफेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। फ्लोरा की बात करें तो उस पर एक इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ओशियन पर जो कोस्टल मार्शेस वगैरह होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, या दूसरे वेटलैंड होते हैं, या फिर फाइबरस प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, या ग्रासेस हम लोग को जो देखने को मिलती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं ऑयल को, और फिर ये प्लांट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। अनसुटेबल कंडीशन जो है वो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए बन जाती है, क्योंकि नीचे जो मौजूद जो जितने भी स्पीसीज हैं समुद्र के नीचे, हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में इस टॉपिक में पढ़ा था। तो जो भी स्टूडेंट एनवायरनमेंट की क्लास इन्हें अटेंड करिए, आज ही आप पुराना अपना एक्वेटिक इकोसिस्टम वाली जो आपको शीट दी गई है, उस शीट को आप आज के आज ही रिवाइज कर लो। और जो स्टूडेंट जिन्होंने अटेंड नहीं करी, कोई बात नहीं, एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक टॉपिक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आज ही आपको इस टॉपिक को जो है वो पढ़ लेना है। जनरल स्टडीज के अंदर ये टॉपिक आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, जिसमें काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, किस प्रकार से नीचे का जो पूरा समुद्र के नीचे का जो पूरा इकोसिस्टम है, किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे ये हेल्दी रहते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है जिसके कारण से इनको नुकसान पहुंचता है। तो उनमें से एक ये ऑयल स्पिल हमें देखने को मिलती है। और मरीन ऑर्गेनिजम्स की बात करें गाइस, तो ऑयल स्पिल जो है वो मार देती है मरीन ऑर्गेनिजम्स को, मैमल्स को, जैसे कि वेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गई, सील्स हो गई, सी ऑटर्स हो गए। बर्ड्स के ऊपर भी इनका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। बर्ड्स बताऊं क्या होता है, कई बार बर्ड बर्ड आपको पता होगा इसकी, बर्ड आकर ऊपर कई बार समुद्र के सरफेस पर आकर बैठती है, बट ये ऑयल जब चिपक जाता है ना उनकी बॉडी से, क्योंकि जब बैठेगी तो ऑयल चिपक जाएगा, तो फिर वो उड़ नहीं पाती, और नहीं उड़ने के कारण कई बार ये नीचे पानी में आकर गिर जाती है और डूब जाती है ऑयल चिपकने के कारण। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो वो उनको जो है वो ये स्पीसीज के अंदर सीरियस लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी कई बार क्रिएट कर देती है, राइट। और बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट तो यही है कि वो उड़ नहीं पाती फिर, तो ये बड़ी उनके साथ दिक्कत हो जाती है। और जब प्रॉपर उड़ नहीं पाएंगी तो फिर वो दूसरे मतलब प्रे बन जाएंगी, मतलब शिकारी जो होते हैं ना दूसरे, तो उनका खाना जो है वो बन जाएंगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो टूरिज्म बहुत बुरी तरह से और कॉमर्स बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है, पर्यटन और वाणिज्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो समुद्री तटों और आबादी वाले तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण बहुत बुरी स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। पावर प्लांट्स और दूसरी यूटिलिटी जो है, बिजली संयंत्र और अन्य उपयोगिताएं, राइट, तेल रिसाव से गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं, क्योंकि समुद्र के पानी के ऊपर ये सब पावर प्लांट्स डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको जब पढ़ा रहा था थर्मल के बारे में हमने डिस्कस किया था, थर्मल एनर्जी के बारे में नहीं, थर्मल पोल्यूशन के बारे में हमने अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पावर प्लांट जो है वो उपयोग करते हैं पानी का, और फिर वो रिलीज करते हैं हॉट वाटर को, जिसके कारण भी हमें देखने को मिलता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को डैमेज पहुंचता है,
राइट। तो उसके बारे में भी हमने बात करी। तो ऐसी पावर प्लांट जो है जो कि डिपेंडेंट होते हैं सी वाटर के ऊपर, तो उनको नहीं मिल पाता सी वाटर, तो पावर प्लांट इफेक्ट हो जाता है, राइट, वो रुक जाता है। और मेजर ऑयल स्पिल जो है गाइस, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कमर्शियल फिशिंग जो होती है वो सस्पेंड हो जाती है इमीडिएटली, क्योंकि फिशिंग हो ही नहीं पाएगी वहां पर उस जगह पर, तो ये बड़ी दिक्कत आती है। तो इससे जो फिशरीज सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लाइवलीहुड पर एक संकट जो है वो आ जाता है। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। तो क्या क्या मेथड्स हैं कि जिससे कि ऑयल स्पिल्स क्लीन किया जा सकता है, यानी कि इस प्रकार से अगर समुद्र में तेल गिर जाता है तो हम इसे कैसे साफ कर सकते हैं। एक होता है कंटेनमेंट बूम्स, राइट। ये फ्लोटिंग बैरियर्स होते हैं जिसे हम लोग बूम्स बोलते हैं। इमेजिन करो कुछ चीज फ्लोट कर रही होती है और ये कई बार पेपर्स की भी बनी होती है, तो ये क्या करते हैं, उस तेल को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बूम्स का उपयोग किया जाता है जब अगर भारी मात्रा में, मतलब कि अगर ऑयल वगैरह जो है वो स्प्रेड उसका हुआ है, तो उस चीज को रिकवर करने के लिए, उस ऑयल को रिकवर करने के लिए, रिमूव करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, राइट। स्किमर्स एक होते हैं, ये ऐसी डिवाइस होती है जो कि फिजिकली सेपरेट करती है स्पिल्ड ऑयल को सरफेस वाटर से, तो ये सेपरेट कर लेती है ऐसी डिवाइस। एक होता है सॉर्बेंट, ये काफी सारे सॉर्बेंट हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉ, वॉल्केनिक ऐश, ये पॉलिस्टर शेविंग के हमें देखने को मिलते हैं जो प्लास्टिक से बनते हैं। ये क्या करते हैं, ऑयल को वाटर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिलती है। डिस्पर्सिंग एजेंट कुछ होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स जो होते हैं जिसके अंदर सर्फोकेंट्स जो है वो शामिल रहता है, या फिर ऐसे कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं इस लिक्विड सब्सटेंस को, जैसे कि ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, जिससे कि वो नीचे चले जाए, डिस्पर्स हो जाए, या फिर और नीचे जो है वो चले जाए समुद्र के अंदर, राइट। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है, मतलब कि अगर ये बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट जहां हुए तो वहां प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है मछलियों के लिए और समुद्र के अंदर। और जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो फिर ये नीचे चले जाते हैं। बट एक और खतरा है कि इसको जो है वो फिर इनटेक कर लेती है काफी सारी स्पीसीज इसको खाना समझ के इनटेक करती है, तो फिर उनको वेरियस प्रॉब्लम आने लगती है मेटाबॉलिज्म में। और इसके अलावा आगे की बात करें, बायो एजेंट्स कुछ होते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्केनिवोरेक्स बैक्टीरिया, मिथाइल लोसेला सिवेल्स्ट्रिस, राइट, जो कि इंक्रीज करते हैं नेचुरल बायोडिग्रेडेशन के रेट को, क्योंकि ऑयल जो है वो भी डिग्रेड जो होती है, सड़ती है, खराब होती है, तो उसके सड़ने के रेट को जो है वो बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो खराब हो जाए, पूरी तरह से सड़ जाए और डेड हो जाए, और डेड होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो वैनिश हो जाएगी वहां से, राइट, समाप्त हो जाएगी। तो ये सब चीजें इसकी हमें देखने को मिलती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए आपको, और ये पॉइंट्स तो पूरे बहुत अच्छे से क्लियर रहने चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अब गाइस बात करेंगे 8वीं ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस के बारे में। 8वीं वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 8वीं इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस INI 2020 ये बर्लिन जर्मनी के अंदर 3 से 7 मई 2020 के समय पर हमें देखने को मिली थी, बट पैंडेमिक के कारण ये कैंसिल हो गई थी पिछले साल, और अभी रिसेंटली ये वर्चुअली कंडक्ट हुई है, ऑनलाइन कंडक्ट हुई है। तो इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के बारे में। सेटअप हुई थी ये 2003 में, किसकी स्पॉन्सरशिप के तहत, तो स्कोप और IGBP की स्पॉन्सरशिप के तहत। तो ये साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट ये हमें देखने को मिलती है, और इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो इसकी स्पॉन्सरशिप के तहत जो है ये 2003 में से सेटअप किया गया था इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस को। ये एक ट्राइनियल इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलती है, इवेंट है एक प्रकार का, हर 3 वर्षों में एक बार होता है। यहां पर सभी साइंटिस्ट पूरे दुनिया भर के जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रैफिक में, सॉइल में, वाटर में और एयर में उपयोग में लिया जाता है, तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है जो रिएक्टिव होते हैं इन सब एरियाज पे, राइट, जिसके बारे में मैंने आपको बात करी, तो इस चीज पर, इस नाइट्रोजन रिएक्शन पर जो भी साइंटिस्ट काम करते हैं, तो वो सभी साइंटिस्ट पूरे दुनिया भर के एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं इस इवेंट के समय पर, और जो डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन से जुड़ी चीजों के ऊपर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, तो ये एक्सचेंज करते हैं, इवन पॉलिसी मेकर्स भी और दूसरे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स भी अपने अपने आइडियाज को, अपने अपने रिजल्ट्स को, जो भी फ्यूचर के अंदर जिस प्रकार से ये रिएक्टिव नाइट्रोजन के मैनेजमेंट को ये तैयार करेंगे, या किस प्रकार से ये और बेटर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं इस नाइट्रोजन रिएक्शन को इन फ्यूचर में, तो उसके तौर तरीके, उसके विजन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके आइडियाज जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर शेयर करते हैं। ये प्रोग्राम जो है गाइस करेंटली फ्यूचर अर्थ की पार्टनरशिप के साथ हमें देखने को मिल रहा है। फ्यूचर अर्थ नाम का एक संगठन हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसकी पार्टनरशिप के साथ है ये प्रोग्राम।
और नाइट्रोजन जो है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, आप सभी को पता है, NPK। और आप ये भी जानते होंगे, एनवायरमेंट की क्लास में भी कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया है कि जैसे कि जो मिट्टी जो होती है उसमें हम लोग को नाइट्रोजन देखने को मिलता है। एक्चुअली देखो, एयर है, हवा में भी नाइट्रोजन है, बट पेड़ जो होता है ना, पेड़ हवा के नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाता। पेड़ को चाहिए होता है नाइट्रोजन इस फॉर्म में, यानी कि मिट्टी के थ्रू, यानी कि इसके रूट्स के थ्रू जो है ये नाइट्रोजन को ग्रैब्स करता है। हवा पे डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेगा पेड़। पेड़ को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो मिट्टी के थ्रू चाहिए होती है पेड़ को। पता होगी ये वाली बात आपको। और प्लांट्स के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जरा फटाक से नाम लिखकर बताओ मुझे। और उनमें से एक नाइट्रोजन, आप जानते ही हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए, राइट। और भारी मात्रा में एटमॉस्फेयर में ये पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, बट ये प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं लेते। और 78% से भी ज्यादा, अब थोड़ा सा ज्यादा, हवा पर हम लोग को ये नाइट्रोजन देखने को मिलता है धरती की, राइट। तो 78% से भी ज्यादा होता है ये। बट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या फिर डाई नाइट्रोजन ये अनरिएक्टिव होता है और इसको प्लांट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, रिजोबिया, राइट, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन प्लांट्स के साथ जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसके तहत प्लांट्स से इनको जो है वो फूड मिलता है और ये प्लांट्स के लिए जो है वो नाइट्रोजन बनाकर या फिर नाइट्रोजन फिक्स करके जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। और अमोनिया और नाइट्रेट के फॉर्म में ये चीज प्रोवाइड की जाती है प्लांट्स को। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और कई बार आप जानते हैं कि अमोनिया वगैरह जो है फर्टिलाइजर के तौर पर डाला जाता है, ऐड किया जाता है सॉइल में, राइट। जैसे कि प्लांट जहां पर भी जिस भी पर्टिकुलर सॉइल पे, मिट्टी पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जैसे स्पेशली नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वहां पर अमोनिया वगैरह डाला जाता है इस कमी को पूरा करने के लिए, कि प्लांट को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन जो है वो मिल सके, है ना। तो ये सब चीजें, तो इन सब चीजों के बारे में एनवायरमेंट की क्लास में आपने ऑलरेडी कवर किया ही होगा, और बाकी यहां पर भी मैंने आपको बता दिया। और किस प्रकार से नाइट्रोजन जो है वो पल्यूटेंट्स के तौर पर कन्वर्ट हो जाता है, पल्यूटेंट के तौर पर, क्योंकि ये भी एक पल्यूटेंट है जो कि एनवायरमेंट और हेल्थ को जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट करता है। एक ये मैक्रो न्यूट्रिएंट तो है ही है, बट ये पल्यूटेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, नाइट्रोजन के कंपाउंड जो होते हैं वो फार्मलैंड से, फार्म से, एग्रीकल्चर एरिया जो फार्मलैंड जो होता है ना हमें देखने को मिलता है, वहां से जब ये पानी में चले जाते हैं तो पानी को पल्यूट कर देते हैं, राइट। तो वाटर पॉल्यूशन में हम लोग को एक नाइट्रोजन पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। और नाइट्रोजन का एमिशन इंडस्ट्री से होता है, एग्रीकल्चर से होता है, गाड़ियों से होता है, जो कि एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है। ये तो ये बिग कंट्रीब्यूटर है एयर पॉल्यूशन का, नाइट्रोजन जो इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं। और गाइस देखो, जैसा मैंने आपको एनवायरमेंट की क्लास में भी पढ़ाया था और आपको पता भी होगा, जो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, कि हमें ये क्या चीज देखने को मिलती है। जैसे कि एक कोई प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, वो ऑटोट्रॉप होता है, वो खुद से अपना खाना बनाता है। और फिर वो जो अपना खाना बना रहा है, मतलब कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, राइट, उस न्यूट्रिएंट को वो ट्रांसफर करता है, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट तो एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम कर लेता है, और फिर कुछ जो है वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी जाती है किसके पास, दूसरे हर्बीवोर्स के पास, जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। फिर उन हर्बीवोर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होती है एनर्जी किनके पास, कार्निवोर के पास, जो कि उस हर्बीवोर को खाते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे कटती जाती है, क्योंकि पूरी एनर्जी तो कार्निवोर को मिलती नहीं है, या फिर जो सबसे सुप्रीम में हम लोग को जो कार्निवोर देखने को मिलता है, यानी कि सबसे ऊपर लास्ट स्टेज पे, जैसे कि शेर की हम बात कर लें अगर, कि शेर जो है वो पूरी छोटी प्रजाति को खा लेता है और उसके बाद जो है वो और कोई नहीं है, तो इस तक तो एनर्जी बहुत ही कम आती है। बट जो एक्चुअल एनर्जी जो होती है वो ऑटोट्रॉप्स के पास हमें देखने को मिलती है। वाली बात पता है ना आपको, जो एनर्जी का साइकिल जो हम लोग देखते हैं कि फ्लो जो होता है एनर्जी का किस प्रकार से मूव करता है, तो यही वाली बात। तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो मूव करते हैं, बट हाँ, न्यूट्रिएंट्स हमेशा रहते हैं, राइट, बट वो जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो रिड्यूस होता जाता है। तो इसी में ही अगर हम इसी चीज को अगर नाइट्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन जो होता है ना, उसका 80% नाइट्रोजन ह्यूमंस तक पहुंचता ही नहीं है, और जो वेजिटेरियंस जो होते हैं उन तक मात्र 20% पहुंचता है, और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट जो कंज्यूम करते हैं उन तक मात्र ये नाइट्रोजन जो है वो 6% पहुंचता है। और जो ये होते हैं हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, ऐसी जो प्रजाति होती है, स्पीसीज जो होती हैं, तो इन तक सिर्फ 4/5 ही नाइट्रोजन जो है वो यूटिलाइज हो पाता है, पहुंच पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसी पर्टिकुलर चीज के चलते जब ये एस्केप होता है, जब ये एनवायरमेंट में रिलीज होता है, तो ये पल्यूटेंट बनता है, क्योंकि हर एक एनर्जी के फॉर्म में जब ये जा रहा है, और एनर्जी आपको पता है ये रिलीज हो जाती है,
राइट। तो ये क्या, जब रिलीज एनर्जी जो होती है, जब ये ट्रांजिट होती है और कम कम जब नाइट्रोजन जिनमें पहुंचता है और जो ये रिलीज एनर्जी होती है जो बाहर एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है, तो ये एक प्रकार का पल्यूटेंट क्रिएट कर देती है और ये एनवायरमेंट को पल्यूट कर देती है और एनवायरमेंट में मौजूद जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनसे रिएक्ट करके ये एक पल्यूटेंट बना लेती है और एक हार्मफुल गैस जो है वो बना लेती है, राइट। और या तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर पे रिलीज हो जाती है या फिर पानी पर डिसॉल्व हो जाती है, जैसे कि नदियों पे, लेक्स पे, ग्राउंड वाटर पे, या फिर कई बार सॉइल पर ही रहती है। तो ये एक पल्यूटेंट जो है वो क्रिएट कर देती है। और नाइट्रोजन पॉल्यूशन जो है गाइस, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी साबित हुआ है। ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम बना लेता है। मैंने आपको यूट्रोफिकेशन के टॉपिक को पढ़ाया था, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट, जैसे कि आप, मैं आपसे तो यही बोलूंगा कि आपको एनवायरमेंट की तैयारी बहुत अच्छे से करके रखनी होगी, क्योंकि एनवायरमेंट का जो जनरल स्टडीज के जो टॉपिक्स हैं वो अपने आप में ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपकी प्रीलिम्स में उसका काफी ज्यादा वेटेज होता है, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड और पॉलिटी से रिलेटेड और हिस्ट्री, उसके बाद फिर हिस्ट्री आती है। तो ये तीन चीज अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे अपनी, तो आप प्रीलिम्स तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर लोगे। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता, राइट। और जिस प्रकार से, जैसे कि मैं अपने कोर्स की अगर आपको बताऊं, तो ये जो जैसे कि रिलेट कर पा रहे होंगे वो स्टूडेंट जो इन कोर्सेज के अंदर है, कि जो चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, देखिए आपको पूरी चीज करंट अफेयर्स पे ऐसे लिंक होती हुई आपको मिल रही है। तो इसलिए करंट अफेयर्स के साथ साथ अपने स्टैटिक पोर्शन को भी काफी अच्छा करते हुए चलो आप। तो देखो, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं, राइट, तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। जब एकदम से ऊपर पानी के सरफेस एरिया पर बहुत सारी काई जो है वो जम जाती है, या फिर बहुत सारे इस प्रकार के प्रजाति पौधों की हमें देखने को मिलती है। एक प्रकार के पौधे होते हैं जो ऊपर एक लेयर बना देते हैं। अब जब ऊपर लेयर बनती है तो ना सनलाइट आ पाती है और ना कोई ऑक्सीजन जो है वो आ पाता है, नीचे डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो उस कारण नीचे की जो प्रजातियां होती है वो मर जाती हैं और एक डेड जोन जो है वो क्रिएट हो जाता है, राइट। और एल्गी जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं जो कि हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए भी और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। बट हाँ, सभी एल्गी जो है वो जहरीली, ये टॉक्सिन्स वगैरह होता है ना, जहर वगैरह जो होता है, वो सभी एल्गी रिलीज नहीं करती, बट हाँ कुछ कुछ होती हैं जो रिलीज करती हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिशरीज को अफेक्ट करती हैं। इवन जो कोस्टल एरियाज की बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसको भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं सब चीजें। इसके अलावा पीने के पानी में जो कंटामिनेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि पीने का पानी जो है पल्यूट हो जाता है। तो 10 मिलियन लोग यूरोप के अंदर ये पीते हैं ऐसे पानी को जिनमें नाइट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो रिकमेंडेड लेवल से ऊपर होता है और इसके कारण ह्यूमन की हेल्थ में एडवर्स इफेक्ट होता है। फूड सिक्योरिटी की बात करें गाइस, तो अगर भारी मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग अगर फर्टिलाइजर्स के तौर पर किया जाएगा तो इससे क्या होगा, सॉइल, जो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट है वो खराब हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें मिट्टी जो है, मतलब कि वो जो एरिया है वो पूरी तरह से, आप ये कह सकते हो कि पूरी तरह से बंजर बन जाएगा, वो बैरन लैंड बन जाएगा। क्योंकि एक्सेसिव कोई भी फर्टिलाइजर अगर भारी मात्रा में अगर डाला जा रहा है सॉइल पर, तो वो उस क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी को निपटा देगा, खराब कर देगा और यील्ड जो होती है, उपज जो होती है, उसको बहुत मेजर तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। तो एक्सेसिव मात्रा में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होता है गाइस, तो ये भी सॉइल न्यूट्रिएंट्स के डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कि इसके कारण सॉइल का जो न्यूट्रिशन जो है उसमें कमी आती है, राइट। और एज द वर्ल्ड नीड्स टू फीड एन एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, लॉस ऑफ एरेबल लैंड इज अ मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम। जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरीके से अगर एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाएगा तो ऐसे करके धीरे धीरे करके सभी जो जमीन है वो बंजर बनती जाएंगी और जब सभी जमीन बंजर बनती जाएंगी, उपजाऊ जमीन नहीं होगी, तब हमें देखने को मिलेगा कि फूड इनसिक्योरिटी, हंगर, ये सब प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है और जनता अगर बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो फिर वो लिमिटेड रिसोर्स जो है वो मतलब ये लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे सभी की हंगर को और फिर बहुत सारे लोग जो है वो भुखमरी के कारण मरेंगे, जो कि आज की डेट में हम लोग को एक बड़ा चैलेंज, बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो 17 गोल्स है उनमें से एक गोल ये भी है कि 2030 तक हंगर को फिनिश करना है। तो हंगर को फिनिश करने के लिए चीजों को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। उसमें नाइट्रोजन मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर हमें देखने को मिलता है। तो देखिए आपको कितना अच्छा पॉइंट जो है वो मेंस के लिए मिल गया हंगर को एंड करने के लिए। अब हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन की और कहां हम लोग हंगर को एंड करने के टॉपिक तक पहुंच गए। तो यही होता है सिविल सर्विसेज के अंदर कि आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को रिलेट करते हुए चीजों को कवर कर रहा है और आपका आंसर जो बनना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनना चाहिए जो कि सब चीजों को जो है वो कवर कर सके। और नाइट्रस ऑक्साइड जब ये रिलीज होता है तो ये एक ग्रीन हाउस गैस हमें देखने को मिलती है जो कि एनवायरमेंट के लिए काफी हार्मफुल होती है। और ग्रीन हाउस गैस के कारण आप जान ही रहे हैं कि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, राइट। और हमें बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिल रही है कि जो एक्सटेंट होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। एंड डू यू नो दैट अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज
हार्बर बॉश प्रोसेस। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हार्बर बॉश प्रोसेस क्या है, तो सिंपल सी ये प्रोसेस है कि एमोनिया जो बनता है जब हाइड्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रहती है, तब उस समय जो ये अमोनिया बनता है, और इस पूरी प्रोसेस को अमोनिया बनने की हम बोलते हैं हार्बर बॉश प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है हार्बर बॉश प्रोसेस के बारे में। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में हमने काफी अच्छे से समझा। अब हम डिस्कस करेंगे आईएनएस संध्यक के बारे में। आईएनएस संध्यक के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप ये हम लोग को देखने को मिल रही है। और हाइड्रोग्राफी क्या होती है? ये एक ऐसी साइंस होती है जिसमें वाटर बॉडी जो होती है उसका सर्वे किया जाता है, मैपिंग की जाती है, राइट। उसका जो पूरी तरह से चेक किया जाता है कि उस वाटर बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोग्राफी। तो ये जो है हाइड्रोग्राफिक शिप हमें देखने को मिल रही है आईएनएस संध्यक। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये पहली ऐसी क्लास है मतलब इसकी शिप की जो कि इंडिया में ही डिजाइन की गई है और बनाई गई है। इंडिजीनियसली डिजाइन एंड बिल्ड ये शिप हमें देखने को मिल रही है। और इसे अभी रिसेंटली 40 साल की सर्विस के बाद 40 वर्षों तक इसने सेवा करी इंडिया के अंदर, और अब इसे आप कह सकते हैं रिटायर कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है। ये शिप जो है गाइज, इसने अप्रोक्सीमेटली 200 मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्वे किए हैं और बहुत सारे माइनर सर्वे भी किए हैं। तो मेजर और माइनर सर्वे इसने काफी सारे किए हुए हैं। शिप जो है गाइज, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट है काफी सारे ऑपरेशंस में, जैसे कि ऑपरेशन पवन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो हम लोग को श्रीलंका के अंदर देखने को मिली थी 1987 में, तो उनको असिस्ट करने के लिए ये ऑपरेशन पवन जो है वो हमें देखने को मिला था, जिसमें इस शिप का इस्तेमाल किया गया था। एक ऑपरेशन रेनबो है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया था। जब 2004 में सुनामी आई थी तो उसके बाद सेवा जो है वो करी थी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया था, राइट। और इसके अलावा इंडो यूएस की HADR एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प जो है, जो हमें देखने को मिला था, इस एक्सरसाइज में इसने पार्टिसिपेशन जो है वो किया था टाइगर ट्रम्प में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए बात करेंगे ऑपरेशन सागर आरक्षा सेकंड के बारे में। तो आपको बताइए गाइस कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि 25 मई 2021 से कोलंबो के करीब समुद्र में ये केमिकल से लदा हुआ एक कंटेनर जो था वो गिर गया था। MV एक्सप्रेस पर्ल करके एक हम लोग को शिप देखने को मिली थी, और जिसके ऊपर आग जो है वो लग गई थी इस शिप के ऊपर। तो इस आग को बुझाने के लिए हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका की मदद करी, श्रीलंकन अथॉरिटीज की मदद करी, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सागर आरक्षा सेकंड नाम दिया गया, राइट। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन हम लोग को इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंकन अथॉरिटीज के बीच का हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब एक सेज पोर्टल है, तो इसकी बात करते हैं तो एक वेबसाइट हम लोग को देखने को मिल रही है। सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये लॉन्च किया है इस इनिशिएटिव को, सेज इनिशिएटिव को, इस वेबसाइट को। इंडिया के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली पर्सन जो है, उनकी सहायता करने के लिए ये सेज पोर्टल या सेज इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है। ये पोर्टल वन स्टॉप एक्सेस के तौर पर हमें नजर आ रहा है एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विसेज के लिए, जो कि स्टार्टअप्स के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि ऐसे स्टार्टअप्स जिन्हें चुना जा रहा है इस पर्टिकुलर सेज इनिशिएटिव के लिए, जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं जो कि और या फिर ऐसी सर्विसेज लेकर आ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्डरली पर्सन्स के लिए है, जैसे कि उनके हेल्थ को लेकर, ट्रैवल को लेकर, फाइनेंस को लेकर, लीगल, हाउसिंग, फूड को लेकर, और भी काफी सारी चीजें जो कि मदद करेंगी, सहायता करेंगी एल्डरली पर्सन्स को, बुजुर्ग लोगों को। तो ऐसी सर्विसेज जो है, ऐसे प्रोडक्ट जो है वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे इस सेज पोर्टल के माध्यम से। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है गाइज, ये फैसिलिटेटर के तौर पर एक्ट करेगी इस स्कीम के, और इसमें 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है वन टाइम इक्विटी के तौर पर, और ये सिलेक्टेड स्टार्टअप को प्रोवाइड की जाएगी। अब बताया जा रहा है स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ऑन ब्लैक कार्बन कैन शार्पली कट ग्लेशियर मेल्ट। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है, एक स्टडी सामने आई है कि अगर हम एक मजबूत एक पॉलिसी बनाते हैं, तैयार करते हैं ब्लैक कार्बन को लेकर, तो आज की डेट में जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं तो उनको हम लोग रोक सकेंगे। तो वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी, एक रिपोर्ट सामने आई है, रिसर्च स्टडी ये हम लोग को देखने को मिल रही है कि ब्लैक कार्बन का इंपैक्ट हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश माउंटेन रेंज पर किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जहां पर ग्लेशियर्स काफी तेजी से
मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल एवरेज आइस मास के कंपैरिजन में, राइट, काफी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। इस रिपोर्ट का टाइटल है ग्लेशियर ऑफ द हिमालयस, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस। हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लचीलापन। वैसे तो आप, मैं चाहूंगा कि इसका जो टाइटल है वो आप इंग्लिश में ही ध्यान में रखें, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा। और ब्लैक कार्बन डिपॉजिट जो है गाइस, ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण प्रोड्यूस होते हैं ब्लैक कार्बन्स, और इस चीज के कारण ग्लेशियर जो है वो काफी तेजी से, ग्लेशियर और स्नो जो हिमालयन क्षेत्र के हैं वो काफी तेजी से मेल्ट होते जा रहे हैं। और जो रेट है इस प्रकार की मेल्टिंग का इस क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में जो हमें देखने को मिल रहा है, ये 0.3 मीटर पर ईयर जो वेस्ट में था उससे बढ़कर 1 मीटर पर ईयर जो है वो हो चुका है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से अगर हम लोग बात करें। और इसमें बताया जा रहा है कि ब्लैक कार्बन जो है उसका इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर और तेजी से पड़ता जा रहा है, इसका प्रभाव जो है वो और तेजी से पड़ता जा रहा है। तो ये चीज जो है वो यहां पर बताई जा रही है। और फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ करंट पॉलिसी टू मिटिगेट ब्लैक कार्बन कैन अचीव अ 23% रिडक्शन। तो ये बताया गया कि पूरी तरह से अगर प्रॉपर तरीके से ब्लैक कार्बन को रिड्यूस करने की, कम करने की अगर पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट की जाएगी तो 23% तक रिडक्शन हो सकता है। मतलब कि मेल्ट जो हो रहा है ना तेजी से ग्लेशियर्स, तो उसमें 23% तक रिडक्शन हो सकता है। बट इनेक्टिंग न्यू पॉलिसी, अगर हम लोग नई पॉलिसीज को इनेक्ट करते हैं, लागू करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं रीजनल कॉपरेशन के थ्रू, यानी कि आपस में जो ये हिंदू कुश एरिया की जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, हिमालयन क्षेत्रों की जो ये अलग अलग कंट्री हैं, अगर इनके साथ मिलकर इनकी सभी पॉलिसीज को एक साथ सभी कंट्री के अंदर लागू करते हैं तो और भी अच्छा बेहतर बेनिफिट जो है वो मिल सकेगा, और भी हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे ब्लैक कार्बन के इंपैक्ट को और उसके इफेक्ट को। और रेट जो ये रिट्रीट का हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये शार्पली रिड्यूस हो सकता है, मतलब कि ये मेल्टिंग का जो रेट है वो कम हो सकता है। और न्यू करेंटली फीजिबल पॉलिसीज जो है ये 50% तक एडिशनल, मतलब कि अभी 23% इसमें आप ऐड कर दो 50%, मतलब कुल मिला के 70-75% तक मेल्टिंग रेट को कम करने में सहायता दे सकती हैं आज के लेवल से। जैसे कि अभी से हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से अगर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें तो वर्ल्ड बैंक ने ये चीज बताया कि ऐसी पॉलिसी जो है ब्लैक कार्बन को मिटिगेट करने की, खत्म करने की, कम करने की, उसको अगर फुल इफेक्टिव तरीके से अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो आप 70-75% तक आज के रेट के हिसाब से, आज के रेट के कंपैरिजन में कम कर सकते हो मेल्टिंग को, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और स्पेशली हिमालयस के अंदर अगर हम बात करें जहां पर कार्बन एमिशंस, ब्लैक कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है, तो कहां कहां से किया जा सकता है? कुक स्टोव से ही आते हैं। जैसे कई बार हम लोग जो है वो करते हैं ना, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, लकड़ी वगैरह जो है वो जला दिया तो उससे ब्लैक कार्बन रिलीज होता है, केरोसिन जला दिया तो उससे ब्लैक कार्बन रिलीज होता है, डीजल इंजन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, और या फिर खुले में जो लकड़ी वगैरह जला दी जाती है, तो इसके कारण बहुत तेजी से इंपैक्ट हो रहा है हिमालय क्षेत्रों में, राइट। और इसको रिड्यूस करने की जो है वो काफी ज्यादा आवश्यकता है। और ब्लैक कार्बन की बात करें गाइस तो ये शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट हम लोग को देखने को मिलता है, कम समय के लिए रहता है ये पोल्यूटेंट, और सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ये वार्मिंग का, यानी कि जो आज की डेट में जो क्लाइमेट गर्म हो रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ये दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटर है जिसके कारण हमारा प्लैनेट जो है वो गर्म हो रहा है। और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन होते हैं उसके विपरीत ब्लैक कार्बन जो है वो क्विकली वॉश आउट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट है तो जल्दी जल्दी जो है ये समाप्त भी हो सकता है, और इसे एलिमिनेट भी किया जा सकता है एटमॉस्फेयर से, अगर इसके एमिशन को हम लोग स्टॉप कर दें, तो रोक लगा दें इसके एमिशन पर, तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। इसके अलावा हिस्टोरिकल कार्बन एमिशन की बात करें कि पहले के समय पे जो कार्बन एमिशन होते थे उसके विपरीत इसकी बात करें तो लोकलाइज सोर्सेज जो होते हैं वो ग्रेटर लोकल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कब से हो रहा है, बताओ मुझे जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के अभी लिखकर, कब से हो रहा है बताओ। तब से हो रहा है जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया है, तब से इसका इंपैक्ट अभी तक हमें देखने को मिल रहा है। बट ब्लैक कार्बन के केस में अगर आप इसको आज ही बंद कर दोगे तो इसका इंपैक्ट एकदम से जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो इसकी ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो लोकल इंपैक्ट, ग्रेटर लोकल इंपैक्ट के ऊपर मेनली बेस्ड होता है ये, राइट। और it is formed through incomplete combustion of fossil fuels, biofuel, biomass and is emitted in both anthropogenic and naturally occurring soot also। तो जब भी कभी कोई भी फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला है, अगर वो पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ,
चाहे हमारा जो पेट्रोलियम है पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ तब ये निकलता है ये ब्लैक कार्बन, राइट। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, कई कई के समय हम लोग देखते ही हैं गाड़ियों से जो ये काला धुआं नहीं निकलता, दिस इज ब्लैक कार्बन, राइट, जो कि कम समय के लिए होता है और इसका इंपैक्ट हालांकि बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरे नंबर पर है ये, जो कि आज की डेट में गर्मी कर रहा है, वार्मर कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट, वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रहा है। सोर्सेस हम लोग को क्या क्या ब्लैक कार्बन के देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र पर, हिमालय, हिंद कुश, और ये वाला जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है ऊपर वाला हिंदू कुश वाला। तो इंडस्ट्री, तो प्राइमरीली ब्रिक किल्न्स, तो वाली जो इंडस्ट्री होती है ना, जो ईंट वगैरह की जो भट्टियां होती हैं जहां पर ईंट को पकाया जाता है, राइट, कच्ची ईंट को, तो वहां से ऐसी इंडस्ट्री या फिर जो रेसिडेंट्स हैं जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि सॉलिड फ्यूल को बर्न किया जाता है, मतलब कि लकड़ी वगैरह या कंडे वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए, तो वहां से 45 से 66% तक एमिशन होता है। और डीजल फ्यूल से, डीजल की गाड़ियों से 7 से 18% तक। और ओपन बर्निंग जब होती है, जब हम देखते हैं कि कई बार जैसे कि लकड़ियां वगैरह जल जाती हैं, तो उससे हम लोग को देखने को मिलता है कि 3% से भी कम ये होता है एमिशन, हम लोग को ब्लैक कार्बन का देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी, अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब बात करेंगे एंटी हेल गन टेस्ट के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो हेल होती क्या है। हेल यानी कि ओला जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये किससे बनते हैं, इसका निर्माण किससे होता है, तो कपासी वर्षा मेघों से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि हेल जो है वो, हेल के पीछे कौन से बादल होते हैं, तो देखो बादल की एक कैटेगरी है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, तो क्यूमुलोनिम्बस बादल ये होते हैं, और ये बहुत बड़े बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, और इन्हीं बादलों के कारण हमें देखने को मिलता है कि थंडर और लाइटनिंग होती है। जो हम लोग बिजली कड़कती है ना, तो एकदम तेज आवाज आती है, थंडरिंग की आवाज जो हमें देखने को मिलती है, तो वो इन्हीं बादलों के कारण होती है, और इन्हीं बादलों के कारण ये हेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ओला जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओला गिरता है ना, आपको मजा भी आता होगा कभी कभी ओले गिरते हैं तो उससे। तो देखो यहां पर यह बताया जा रहा है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है, मतलब कि वो लोग जो सब्जियां वगैरह जो है वो उगाते हैं, राइट, तो जो आज की डेट में हेल स्टॉर्म के कारण जब ये ओले वगैरह गिरते हैं, तो उनके कारण उनके क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, राइट, उनकी फसलें जो है वो खराब हो जाती है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है गाइस ये टेस्ट कर रही है कि इंडिया में बनाई गई एंटी हेल गन्स को का उपयोग कर रही है, ये उसकी टेस्टिंग चल रही है, जिसकी मदद से बताया जा रहा है कि ये जो हेल स्टॉर्म, जो ओले वगैरह जो गिरते हैं ना, इसको कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि यहां पर जो फसलें जो है वो खराब होने से बच सके। और अब वापस आ जाते हैं, इन क्लाउड्स की बात करते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, राइट। तो इनमें हवाएं जल बूंदों को उस ऊंचाई तक अपने साथ उड़ा ले जाती है जहां जल बूंदे बर्फ के रूप में जम जाती हैं। तो क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं ना, वो उस हाइट पे रहते हैं जिस हाइट पर टेम्परेचर जो होता है वो कोल्ड रहता है। जैसे जैसे आप चढ़ोगे ऊपर की तरफ, जैसे कि आप पहाड़ पे ऊपर की तरफ जाओ, आपको क्या महसूस होगा, ठंडी महसूस होगी, है कि नहीं। आपको पहाड़ के ऊपर गर्मी तो लगती नहीं है, ठंडी होती है, हमें बहुत ठंडी देखने को मिलती है जब भी हम पहाड़ी इलाके पे जाते हैं। तो बादल ऊपर है, तो बादल अगर उस हाइट पर अपने वाटर ड्रॉपलेट्स को गिराते हैं जहां पर बर्फ बनती है, तब क्या होता है, तब गिरते हैं ओले। तब हमें देखने को मिलता है कि ये जमी हुई जल बूंदें वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती हैं, किंतु शीघ्र ही हवाओं द्वारा इन्हें वापस ऊपर की ओर धकेल लिया जाता है और इन पर अधिक बूंदें जम जाती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप, इसके रिजल्ट में जमी हुई जल बूंदों अर्थात ओलों पर बर्फ की कई परतें चढ़ जाती हैं। तो मल्टीपल लेयर्स हम लोग को इस प्रकार की आइस पर चढ़ जाती है और हेल स्टोन्स हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज जो है वो इस प्रकार की होती है, और इन जमी हुई जल बूंदों के नीचे गिरने और फिर से ऊपर जाने की प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है और जब तक ये ओले भारी होकर ओलावृष्टि के रूप में पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरने लगते। तो देखो आप गाइस ध्यान से समझना, ऊपर गर्म हवाएं जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर गर्म हवाएं जा रही हैं। तो हवा का एक नेचर होता है, जैसे ही हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। ऊपर से आ रही है कौन सी, मतलब बर्फ गिर रही है ऊपर से नीचे। अब इसमें क्या होता है कि ये वाली जो यहां पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि ये वाली जो बर्फ है वो हल्की सी मेल्ट होकर वापस से ऊपर जाती है। तो ऑलरेडी वो बर्फ जो है वो मतलब जो आइस का जो ड्रॉपलेट है
वो ऊपर वापस गया, उसमें और आइस जो है वो जम गई और ये इतनी भारी हो जाती है कि जब तक ये धरती पर आकर ना गिर जाए, और जब तक इस प्रोसेस में ये धरती पर आकर गिरती है तो फिर ये ओले हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा ओले वगैरह को कभी ना कभी, राइट, डेफिनेटली किया ही होगा। अक्सर जब भी हम देखते हैं ओले वगैरह गिरते हैं तो अच्छा भी लगता है, देखने में अच्छा तो लगता ही है, बट ये फसलों को खराब कर देते हैं। अब देखिए, इनको रोकने के लिए एंटी हेल गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि एक प्रकार की शॉक वेव्स जनरेट करती है कि बादलों में जैसे ही ये हेल स्टोन बनते हैं, मतलब कि इस प्रकार की बर्फ के पार्टिकल्स बनते हैं, तो वो एक शॉक वेव जनरेट करके उन पार्टिकल्स को जो है वो ब्रेक डाउन कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, जिससे कि वो ग्रो ही ना हो पाए, मोटे ही ना हो पाए। और इसके अंदर एक बहुत ही टॉल फिक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। इसमें एक इन्वर्टेड टावर हमें देखने को मिलता है, काफी मीटर ऊंचा होता है, ये लंबा होता है ये, और नैरो कोन ओपनिंग इसकी होती है स्काई के टुवर्ड्स, स्काई की तरफ, इस प्रकार से, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, उस टाइप का एक बहुत बड़ी सी है ऐसी मशीन हम लोग को देखने को मिलती है। और गाइस, गन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है एसिटिलीन गैस का और हवा का, और इसे लोअर चैम्बर पे रख कर रिलीज किया जाता है और शॉक वेव के माध्यम से रिलीज किया जाता है। और वेव जो होती है वो बहुत तेजी से साउंड की स्पीड से जो है वो ऊपर की तरफ जाती है और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की तरह ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है। और इतनी स्पीड से जब ये ऊपर जा रही है और इसके अंदर जब ये इस प्रकार की गैस जो होती है, तो वो क्या करती है, वो उस आइस पार्टिकल को जो बादलों पे जो बन रही है उसको ब्रेक डाउन कर देती है ये। और ये शॉक वेव जो होती हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स को क्लाउड के अंदर स्टॉप करती हैं कि वो हेल स्टोन जो है वो बना ना पाए, मतलब कि ओले वगैरह बना ना सके, और सिंपली वो रेन ड्रॉप की तरह है जो है वो नीचे गिरे, मतलब कि ओला नीचे ना आए, बर्फ का पार्टिकल्स नीचे ना आए, सीधे सीधे पानी नीचे आए, तो उसको ब्रेक डाउन कर देती है। तो ये इसका फंक्शन हमें देखने को मिलता है। बट इसकी आवश्यकता क्या है, और ये इस प्रकार के जो हेल स्टॉर्म्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा क्यों है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हर गर्मियों पे हम क्या देखते हैं, मार्च से लेकर मई के समय पर हेल स्टॉर्म बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि मार्च से मई का समय हल्का सा गर्मी वाला होता है, और जैसे मैंने आपको बताया था इसकी प्रोसेस कि नीचे से गर्म हवा, ऊपर से ठंडी हवा के कारण वाटर ड्रॉपलेट जब ये नीचे आते हैं तब ये क्या करते हैं, ये वापस से जो है वो ऊपर चले आते हैं। ड्रॉपलेट तो है बट गर्म हवा के कारण वो वापस ऊपर जाते हैं, और वापस जब ये ऊपर जाते हैं तब इसमें और आइस जम जाती है और फिर भारी होकर ये नीचे गिर जाते हैं। तो देखो, मार्च से लेकर मई के समय पर हेल स्टॉर्म्स फ्रीक्वेंट हम लोग को नजर आते हैं, और ये ऐसा टाइम होता है जिस समय फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो ग्रो करते हैं हिमाचल के अंदर। स्पेशली एप्पल्स की बात करें, पियर्स की हम लोग बात करें, नाशपाती इसको हम लोग बोलते हैं पियर्स, राइट, और दूसरे क्रॉप्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसके कारण फार्मर्स को काफी लॉस होता है। और इस प्रकार का जो हेल प्रोन एरिया जो है, ये हम लोग को ज्यादातर नारकंडा और थियोग पर और भी कुछ एप्पल क्रॉप जहां पर उगते हैं, राइट, और भी कुछ ऑर्चर्ड्स वगैरह जो इस प्रकार के फूल वगैरह जो हम लोग देखते हैं, तो ये सब जो उगते हैं तो उसको भी ये स्टॉर्म जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये वाली चीज हम लोग को नजर आती है इसकी, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए हेल स्टॉर्म के बारे में। तो काफी डिटेल में इस टॉपिक को हमने पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे लियो सैटेलाइट के बारे में कि इंटरनेट जो है वो लियो सैटेलाइट की मदद से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए, यहां पर बात हो रही है वन वेब के बारे में। वन वेब इस नाम की लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट हमें देखने को मिल रही है। ये कम्युनिकेशंस ऑपरेटर सैटेलाइट है। इसे 36 सैटेलाइट के साथ जो है वो नेक्स्ट बैच में रशिया से लॉन्च किया जा रहा है। लेटेस्ट लॉन्च वन वेब की टोटल इन ऑर्बिट कॉन्स्टिलेशन का हमें 218 सैटेलाइट्स का देखने को मिल रहा है। ये वन वेब 648 लियो सैटेलाइट फ्लीट का एक पार्ट हम लोग को नजर आ रहा है। देखो, आसान भाषा में आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि वन वेब की एक हम लोग को सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कराने के ऊपर ये बेस्ड सैटेलाइट हमें देखने को मिल रही है। वन वेब लियो इंटरनेट प्रोग्राम है ये। इसमें लियो सैटेलाइट्स का, लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें यूके, अलास्का जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो पार्ट है, हिस्सा है, नदर्न यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्टिक सी और कनाडा, इन एरियाज को कवर किया जा रहा है। कंपनी जो है गाइज ये एक्सपेक्ट कर रही है कि सर्विसेज जो है वो इस साल के एंड तक इन एरियाज पर शुरू हो जाएंगी। इस प्रोग्राम के अंदर हमें देखने को मिल रहा है 5 to 50 सर्विसेज जो है वो ऑफर की जा रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर। सभी क्षेत्र जो हम लोग को 50 डिग्री
लैटिट्यूड पर देखने को मिलता है, तो वहां पर पूरी की पूरी जितनी भी जगहें हैं वहां पर इंटरनेट का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन सैटेलाइट्स के माध्यम से। तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के बेनिफिट हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? तो गाइस देखो, ये 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की रेंज पर पोजीशनड है धरती से, राइट। ऊपर की तरफ आप जाएंगे 500 से 2000 किलोमीटर की रेंज पर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर इसे हम लोग कंपेयर करें स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट से, जो कि बहुत दूरी पर होती है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर हमें नजर आती है, तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है धरती से काफी नजदीक है और ये स्ट्रॉन्गर सिग्नल प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है। और इवन इसके कारण मतलब पास में होने के कारण स्पीड भी जो होगी वो फास्ट होगी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्टेशनरी या फिर फिक्स्ड सैटेलाइट सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है उसके कंपैरिजन में। और देखिए एक और बहुत खास बात इसकी ये है इसका सिग्नल, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो हम लोग को देखने को मिलती है उसके कंपैरिजन में स्पेस में सिग्नल जो है वो बहुत फास्ट ट्रेवल करेंगे। और यही एक वजह है कि इसके पास पोटेंशियल है कि ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क के साथ राइवल करने की, कंपीट करने की। और देखिएगा इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि लियो सैटेलाइट की स्पीड की हम बात करें तो 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, और 90 से 120 मिनट में हमारी पूरी धरती का ये चक्कर लगाती है कंटिन्यूस, राइट। और इसी के कारण प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी धरती पर मौजूद जो ट्रांसमीटर्स होंगे, राइट, जिनसे ये सिग्नल रिसीव करेगी तो और या सेंड करेगी, तो प्रॉब्लम ये है कि इतनी तेजी से इसके घूमने के कारण ये जो लैंड पर ट्रांसमीटर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो नहीं स्टैब्लिश कर पाएंगे इस सैटेलाइट के साथ। और इसी में बहुत खर्चा आएगा क्योंकि हमें बहुत सारे लियो सैटेलाइट फ्लीट्स की आवश्यकता होगी, बहुत सारे, और इसके कारण बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें लगने वाला है। तो ये काफी कॉस्टली इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। और क्रिटिसिज्म इस लियो सैटेलाइट को लेकर क्या है, तो देखो एक तो आप पैसों को लेकर क्रिटिसिज्म कर ही सकते हो, राइट। दूसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर हैज शिफ्टेड फ्रॉम कंट्रीज टू कंपनीज। अभी तक कंट्रीज के हाथ में पावर थी, राइट, कि इन सब चीजों को ऑपरेट करने की, कम्युनिकेशंस को ऑपरेट करने की, बट अब चली गई है कंपनीज के हाथ में। और काफी सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि ये प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। और इसी के तौर पर क्वेश्चन इसी चीज को लेकर उठता है कि कौन रेगुलेट करेगा इन कंपनीज को, क्योंकि ये सब कंपनीज तो अलग अलग कंट्रीज के हम लोग को देखने को मिलेंगी जो कोलैबोरेट करके ये बड़ा बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश कर पाएंगी, राइट, इस प्रकार से। तो इन सभी कंट्रीज को रेगुलेट कौन करेगा, कौन इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, राइट, क्योंकि काफी सारे नेशंस जो हैं उनके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को एक मैसिव प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती इसके सामने आ गई है कि अगर कोई भी इशू आता है तो कौन जवाबदेही उसका होगा, यानी कौन आंसरेबल होगा, अकाउंटेबल होगा। तो ये वाली चीज है। और इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। स्टेक होल्डर्स इन कंपनीज के अंदर जो होंगे वो अलग अलग कंट्रीज के होंगे, तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, राइट। एक तो लाइसेंस मिलने का इशू ऑपरेट करने के लिए हर एक कंट्री के अंदर, और दूसरा इवन कई बार जैसे कि अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज हमें ये देखने को मिलेंगी, तो अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो प्रॉब्लम ये ना हो जाए कि आगे चल के इतना खर्चा करने के बाद पूरी चीजों पर स्टे लग जाए। तो ये भी एक बड़ी चुनौती वाली चीज है। और गाइस सैटेलाइट्स को कभी कभी रात के समय आसमान में देखा जा सकता है, और इससे आने वाला जो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा तो वो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है। और सैटेलाइट जो है वो लोअर ऑर्बिट पर ट्रैवल कर रही हैं, तो ये वेरियस जो भी और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है होंगी इस ऑर्बिट पर या इससे ऊपर, तो उनको इंटरप्ट कर देंगी ये। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलेगी। और देखिए इसके पास ये भी पोटेंशियल है कि बाय चांस अगर ये दूसरी सैटेलाइट्स के साथ अगर टकरा जाती है, कोलाइड कर देती है, तो स्पेस में जंग क्रिएट कर देगी, स्पेस में डेब्रिस, मलबा हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसकी परेशानी आज की डेट में बहुत ज्यादा है। क्योंकि स्पेस पोल्यूशन के बारे में भी आपको पता होगा कि स्पेस में भी हम लोगों ने इतने सारे मैनमेड ऑब्जेक्ट्स को भेज दिया है कि वो क्या कर रहे हैं, वो आज की डेट में काफी सारे टूट चुके हैं और पोल्यूशन एक प्रकार का वहां पर हो गया है। और ये जो डेब्रिस होते हैं ये बहुत खतरनाक भी होते हैं क्योंकि ये लगातार स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ये एक्टिवेटेड को या फिर लाइव जो अभी काम कर रही है फंक्शनल सैटेलाइट है उसको हार्म कर देते हैं। तो इसके आने से और भी इस प्रकार का डेंजर बन गया है दूसरी सैटेलाइट से टकराने का, और मतलब स्पेस जंग क्रिएट करने का या स्पेस डेब्रिस क्रिएट करने का। और देखिए इस सैटेलाइट की क्षमता की अगर हम बात करें, कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, तो जिन जिन एरियाज पर फाइबर या स्पेक्ट्रम सर्विसेज का पहुंचना मुश्किल होता है, तो उन्होंने एरियाज पर ये लियो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो है वो फायदा करेगा, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराएगा। स्पेशली एरिया जो है वो गांव क्षेत्र की पॉपुलेशन का है जहां पर मतलब इंटरनेट ब्रॉडबैंड की या अगर बात करें फाइबर केबल की कनेक्टिविटी हम लोग को नहीं मिलती है। और मिलिट्री यूनिट्स के लिए भी काफी फायदेमंद होगा ये, क्योंकि वो अर्बन एरिया से दूर रहते हैं। और आर देयर एनी अदर सिमिलर प्रोजेक्ट्स, क्या इस प्रकार का और कोई सिमिलर प्रोजेक्ट है क्या? तो वन वेब
चीफ कॉम्पिटिटर जो है वो स्टारलिंक हमें देखने को मिल रहा है, इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी जो है उसका एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। करेंटली इसके पास 1385 सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट्स के अंदर, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इनकी बीटा टेस्टिंग नॉर्थ अमेरिका में। और कंट्रीज ने, जैसे इंडिया जैसी कंट्री ने भी प्री ऑर्डर करना शुरू कर दिया है इनकी सर्विसेज को। तो ये सब चीजें भी हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में एक आपको अच्छा ज्ञान, अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब गाइस बात करेंगे क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल्स इंडस्ट्रियल डीप कार्बनाइजेशन इनिशिएटिव के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इंडिया ने यूके के साथ, इंडियन सरकार और यूके की सरकार ने मिलकर लॉन्च किया है एक ऐसा इनिशिएटिव जिसके थ्रू प्रमोट किया जा रहा है इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी को। और ये क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल्स इंडस्ट्रियल डी कार्बनाइजेशन इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है, और ये लॉन्च किया गया है 12वीं चीफ एनर्जी मिनिस्टेरियल के समय पर, सीईएम पर। अब देखिए ये इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव है क्या। तो देखो यहां पर पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक कोलिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल्स जो हैं इनकी डिमांड, इनकी मांग जो है उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको प्रमोट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल्स की डिमांड बढ़े। राइट, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज में लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल्स को लगवाएं, जिससे कि कम से कम कार्बन जो है वो एमिट हो, और कम से कम कार्बन एमिट होगा तो एनवायरमेंट हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। और बताया जा रहा है कि नेशनल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ आईडीडीआई जो है वो काम करता है स्टैंडर्डाइज कार्बन असेसमेंट में, मतलब कि स्टैंडर्ड तरीके से आकलन करना कार्बन का, एस्टैब्लिश करना एक एम्बिशियस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को, कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल कंपनीज, वो किस पर काम करें, लो कार्बन मटेरियल को परचेज करने पर काम करें। ये ऐसे टारगेट, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदारी वाले टारगेट की, मतलब कंपनीज जो है पब्लिक और प्राइवेट की या इंडस्ट्रीज हैं, वो एक टारगेट सेट करें कि वो जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें कुछ पोर्शन जो होना चाहिए वो लो कार्बन मटेरियल्स के ऊपर होना चाहिए। राइट, तो ये सब चीजें, इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करना है, राइट, इंसेंटिव देना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि वो और मोटिवेटेड रहे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट, लो कार्बन प्रोडक्ट्स के ऊपर। और ये वाली चीज बताई जा रही है। और इस प्रकार से डेवलपमेंट करना और डिजाइन करना इंडस्ट्रीज की गाइडलाइंस को, कि वो कम से कम कार्बन के मटेरियल जो है वो लगाएं, राइट, और उसी चीज को ये प्रमोट करती है। और यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके मेंबर जो है वो यूके, इंडिया है इसके करंट मेंबर, और जर्मनी और कनाडा हमें देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। और अब थोड़ी सी बात करते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल के बारे में। तो 2009 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी, जो कोपेनहेगन में हुई थी, तो उस समय इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये हाई लेवल ग्लोबल फोरम है। ये क्या प्रमोट करती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, एडवांस किया जाए, प्रमोट किया जाए क्लीन एनर्जी को, क्लीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजीज को, कि कम से कम पोल्यूशन एनवायरमेंट में रिलीज हो। राइट, और यहां पर शेयर लेसन्स लर्न एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि सभी के सामने, यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर जो भी कंट्री जो भी उपयोग कर रही है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज का, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज शेयर करें, राइट, जिससे कि दूसरी कंट्री उसे अडॉप्ट कर सकें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक इंडिविजुअल कंट्री के लिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पूरे दुनिया भर के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो जिस भी कंट्री के पास कोई इनोवेटिव सोल्यूशन आता है तो फिर वो शेयर करें। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें, इंकरेज किया जाए कि ट्रांजिशन होना चाहिए ग्लोबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी में। अभी तक जो हम लोग पोल्यूशन किए जा रहे थे, तो उसको रोककर पूरे दुनिया भर में ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, या फिर ऐसा इंडस्ट्रियल डिजाइन या इंडस्ट्रियल यूनिट्स होनी चाहिए जो कि क्लीन एनर्जी के ऊपर बेस्ड हो, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ड हो, जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। और 29 कंट्रीज जो है वो इसका पार्ट है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। राइट, तो ये था, और आज के लिए आपका ये लास्ट टॉपिक था। और पॉलिटी का कोर्स गाइज आप लोग के लिए अवेलेबल है, स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स दी हुई है। एनवायरमेंट के कोर्स की पूरी डिटेल्स दी हुई है, तो पॉलिटी और एनवायरमेंट का कोर्स मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। बाकी आपके लिए हमारी फैकल्टी है इकोनॉमिक्स के कोर्स के लिए, राइट, सीसेट का कोर्स हमारा अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, इसको पूरा कंप्लीट कोर्स है। और ये वाला कोर्स लेने के बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी फुल फ्लेज तैयारी आपकी यहाँ पर करवाई जाती है। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, 9713282838 ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या
टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी और कुछ क्वेरी आपको पूछनी है, यानी कि कोई भी चीज पूछनी है इन कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, राइट। बाकी करंट अफेयर्स का पेड पैकेज है, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में जो आप ये डेली लेक्चर्स देखते हैं उनकी आपको पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स दिए जाते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र और मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है, आप चाहें तो इस ऑफर को ले सकते हैं। और मंथली आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है करंट अफेयर्स के, तो वो वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं, राइट। और बाकी मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बता रहा था इस चीज के बारे में, मतलब आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स अवेलेबल है, तो इस कोर्स को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स जो है गाइस इंग्लिश हिंदी दोनों में है। 70 से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखते हैं, और आंसर लिखने के बाद हमारी फैकल्टी चेक करके बताती है कि आपने कहां कहां क्या गलती करी, और हर आपके आंसर में आपकी गलतियां ढूंढी जाती है, जिससे कि आपको एक स्कोप मिले और इंप्रूव करने का, जिससे कि आपका आंसर जो है वो यूपीएससी टाइप का जो है वो बन सके, आपके अंदर आंसर राइटिंग की एक प्रॉपर स्किल्स आ सके, और आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। जहां पर भी आप गलती कर रहे हो, आपको बकायदा आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करके आपको बताई जाती है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वो गलतियां आप ना करें और आपका बेस्ट आंसर जो है वो निकल कर आए, राइट। इसमें जीएस 1 2 3 4 सभी कवर्ड है। यूपीएससी लेवल का असेसमेंट किया जाता है। इसकी फीस मात्र 3000 रुपीज है 3 महीने के लिए, और इसके अंदर आपको 6 एसेस भी दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और ऐसा है कि 20 स्टूडेंट जैसे ही होंगे, 20 स्टूडेंट जैसे ही इनरोल करेंगे, इस कोर्स को हम बंद कर देंगे। अभी 50% सीट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, 50% बची हुई है। आपको इनरोल करना है तो आप इनरोल कर सकते हैं, राइट। और कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन और कुछ चाहिए आपको, तो मेरा नंबर दिया ही हुआ है, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलो फिर मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टाटा।